हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नो क्रैट्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन की कुछ हमने प्रॉपर्टीज ली, डिफरेंशिएशन के हमने कुछ फॉर्मूलाज लिए और उनके ऊपर कुछ बहुत ही अलग अलग वेराइटीज के न्यूमेरिकल्स किए। तो आज हम बिल्कुल ही अलग टॉपिक के साथ अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं इसे? समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज आवर टॉपिक। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, इट इज द रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसा हमने देखा था, डिफरेंशिएशन का साइन क्या देखा था हमने? डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स हमारे पास y कोई x का फंक्शन है, ठीक है, और उसका फंक्शनल ऑपरेटर इस तरीके से है एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम अगर इसका इंटीग्रल लिखना चाहें, अगर हम इसका इंटीग्रल लिखना चाहें तो हम लिखेंगे y डॉट डी एक्स। और ये y डॉट डी एक्स किसके बराबर आएगा? ये y डॉट डी एक्स इसी के बराबर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमने पुट कर दी एक्स क्यूब। ओके, तो इसको लिखने का कुछ इस तरीके से हम साइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास साइन है किसका? इंटीग्रल का। और इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। अब वापस अपन एक बार पिछले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। डिफरेंशिएशन का मतलब था छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। आपने पूरे फंक्शन को कई सारे इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? उसी को तो हमने बोला था स्लोप, उसी को अपन ने बोला था डेरिवेटिव। ठीक है, एक बार फिर से रिसर्च कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, या फिर पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं कि हमारे पास ये जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं ऑपरेटर। ये क्या होता है? ऑपरेटर। या फिर इसको इंटीग्रेशन का साइन भी बोलते हैं, है ना? इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, उसके बाद dx, dx हमारे पास होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। dx हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यहां पर जो हम इस वाले बॉक्स के अंदर जो हम पुट करते हैं, मतलब जो fx होता है हमारा, fx, y की वैल्यू fx, ठीक है ना, fx, इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं इंटीग्रैंड। इसको अपन बोल देते हैं इंटीग्रैंड। तो कुछ बात है समझ में? ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, डिफरेंशिएशन को लेके और इंटीग्रेशन को लेके। ठीक है, ग्राफिकली देखेंगे तो सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई ग्राफ था इस तरीके से, और हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे। ठीक है, और यही ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ इस तरीके से, है ना? दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहे होंगे, पर आप मान लीजिए कि दोनों सेम ग्राफ हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इनका फंक्शन है। तो जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, तब आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंशिएशन में हमने एक पॉइंट यहाँ लिया था और ये दूसरा पॉइंट यहाँ लिया था, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ था, इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट, एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट क्यू था, इन दो पॉइंट से हमने ये थीटा बनाया था, और इसी को हमने लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा था। ठीक है, मतलब हमने फंक्शन के कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दो पॉइंट को की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन ली, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ निकाला, उसी स्लोप को हम बोल रहे थे डेरिवेटिव। यही था कुछ। ठीक है ना, रिकॉल कर लिया हमने। फंक्शन के अंदर क्या होगा? अब देखिए, हमने जब इन दो पॉइंट्स की जगह एक पॉइंट कर दिया था, आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, जब हमने इन दोनों पॉइंट की जगह एक पॉइंट कर दिया था, मतलब इन दोनों पॉइंट को पास लाते 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 इस पॉइंट पर आ गए थे।
ठीक है ना। तो हमने क्या करा, पहले फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, इतनी बड़ी वैल्यू थी। फिर जैसे जैसे दोनों पॉइंट्स पास आते गए वैल्यू छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई और एक पॉइंट पर आ गई, है ना। मतलब वैल्यू कैसी हो गई, इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटी। किसमें, डिफरेंशिएशन में। आई बात समझ में। अब चलिए इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स। मतलब अगर मैं y पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, मतलब इस फंक्शन पे मैंने कोई ये पॉइंट लिया तो उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, y। तो अगर मैं यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप कट करूं, अगर यहां पर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप कट करूं, स्ट्रिप मतलब एक छोटी सी पट्टी, ठीक है, और इस पट्टी की मोटाई कितनी है, इस पट्टी की मोटाई बिल्कुल नेग्लिजिबल है, dx, ठीक है ना। अपन ने फंक्शंस के अंदर या फिर कैलकुलस के स्टार्टिंग में डेल्टा पढ़ा था, डेल्टा पर मतलब बहुत ही छोटा डिफरेंस, तो ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है, मतलब dx की वैल्यू बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रिप का अपन को एरिया निकालना हो, इस स्ट्रिप का अपन को एरिया निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप है ये बहुत ही पतली है, तो ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रही होगी, किसकी तरह, रेक्टेंगल की तरह, जिसका एक आर्म है dx और दूसरा आर्म है y, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे स्मॉल एरिया, dA इज इक्वल टू y डॉट dx, ठीक है, y डॉट dx। मतलब अगर मैं इस लेंथ को इस छोटी सी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में, इस स्ट्रिप का हमारे पास एरिया आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा एरिया है तो इसको मैं लिख दूंगा dA, मतलब बहुत ही छोटा एरिया। अगर हमको पूरे कर्व का एरिया चाहिए, मतलब इस पॉइंट से लेके, मतलब कर्व यहां से स्टार्ट हुआ और कर्व यहां पर खत्म हुआ, तो अगर हमको ये पूरा एरिया चाहिए, अगर हमको ये पूरा एरिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अपन यहां लिख देंगे टू सम अप ऑल द एरियाज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिप्स, ठीक है ना। ये क्या थी, ये हमारे पास एक स्ट्रिप थी, ये हमारे पास थी स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप है ना, छोटी सी एक पट्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ dA भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटे से एलिमेंटल एरिया का हमने इंटीग्रेशन ले लिया, तो डिफरेंशिएशन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था। हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में हम उनको ऐड कर रहे हैं, हम उन सबको क्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेट। देखो यही पट्टी शुरुआत में कहां थी, यहां थी, इसका एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर यही पट्टी हमने थोड़ा आगे सरका दी तो ये दूसरा वाला एलिमेंट का एरिया कैलकुलेट हो गया। यही पट्टी हमने और आगे सरका दी तो ये तीसरे वाले एलिमेंट का एरिया कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से ये पट्टी आगे सरकती जाएगी और इसका एरिया ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब ये है, पृथ्वी को तोड़ा तो क्या निकला पत्थर, पहाड़, पहाड़ को तोड़ा तो क्या निकला पत्थर, पत्थर को तोड़ा तो क्या निकला चट्टान, चट्टान को तोड़ा तो क्या निकला कंकर, कंकर को तोड़ा तो क्या निकला धूल, धूल को तोड़ा तो क्या निकला कण, कण को तोड़ा तो क्या निकला एटम, एटम को तोड़ा तो क्या निकला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम कंटिन्यूअसली तोड़ते जा रहे हैं, मतलब और भी छोटा 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 बनाते जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना। और उसी तरीके से भगवान ने जब ये दुनिया बनाई थी तो भगवान ने सबसे पहले एटम बनाया, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर कण बने, कण से पत्थर बना, पत्थर से चट्टान बने, चट्टान से पहाड़ बना, पहाड़ से प्लेनेट बने, प्लेनेट से एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx is a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, ठीक है। ये एरिया अंडर द कर्व होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं एरिया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ
x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b y डॉट dx। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ अजीब सा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b आर लिमिट्स ऑफ ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए आपके पास ये आपका ग्राफ है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ये ग्राफ है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर आप टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसे अपन बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाती है ना। लिमिट्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं दैट कि इंटीग्रेशन पॉइंट x इक्वल टू a से पॉइंट x इक्वल टू b तक ही होगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि एरिया इज इक्वल टू एरिया टोटल। ठीक है ना, टोटल एरिया ये है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना, y डॉट dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डॉट dx। ठीक है, तो कौन सा एरिया कैलकुलेट होएगा? ये पूरा का एरिया कैलकुलेट होएगा इस तरीके से, और इस एरिया को हम बोल देते हैं a। तो कुछ आया बात समझ में? तो अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें पूरा ग्राफ का एरिया निकालना हो। अगर मेरे को इस पॉइंट और इस पॉइंट के खिलाफ एरिया निकालना हो, अगर तो मैं इस पॉइंट को नीचे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा। सपोज कीजिए ये है x1 और ये है x2। सपोज कीजिए ये है x1 और ये है x2, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x1 और यहाँ पे मैं x2 कर दूंगा तो सिर्फ इन दोनों लाइन और इन ग्राफ के बीच का जो एरिया कवर्ड है वही कैलकुलेट होएगा। तो कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी इंटीग्रेशन होता क्या है? जी हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज हम बहुत ही छोटी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इसके फॉर्मेट में जो चीज आती है वो होती है, देखिए सपोज कीजिए i इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपन, y डॉट dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट dx इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब हमने y का डिफरेंशिएशन, y का इंटीग्रेशन किया। y क्या है हमारे पास? x का फंक्शन, तो हमने fx का इंटीग्रेशन किया तो हमें एक और नया फंक्शन मिला जो है gx, और साथ में एक कांस्टेंट का एक कांस्टेंट भी ऐड हुआ है। ये कांस्टेंट क्यों ऐड हुआ है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, तो आपको जो भी ग्राफ दे रखा है, जो भी फंक्शन दे रखा है, आप उसका ग्राफ बनाइए, उसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया कहां से कहां तक निकालना है ये डिसाइड करेगी उसकी लिमिट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होती है? नो लिमिट्स, नो लिमिट्स अप्लाई और एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? अप्लाई लिमिट्स, हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलेशन है ये वाला है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का, और ये वाला जो फॉर्मूलेशन है ये वाला है डेफिनाइट इंटीग्रेशन का।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डेफिनाइट और एक होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट इंटीग्रल जो है वो एक जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। मतलब फिजिक्स में जब आप आगे इसको यूज करोगे तो जनरली आपके पास यही ज्यादा यूज होएगा। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था इंटीग्रेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ब्रीफ में इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही लंबा सा चैप्टर है, बट इंटीग्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इतना सा इंट्रोडक्शन ही आपके लिए काफी है। अब जैसा कि हमने देखा था डिफरेंशिएशन के भी कई सारे फॉर्मूलेज थे, तो हम इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलेज लिखेंगे, ठीक है। और आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन, मतलब आपको इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन आना चाहिए। इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख जाएंगे तो डेरिवेटिव के जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। तो चलिए फॉर्मूलाज लिखते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास a डॉट डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस सी, जहां पर c क्या है, c है हमारे पास कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जो कि बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर एन डॉट डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, जहाँ पर सी वापस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। फोर्थ हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dot dx is equals to tan x plus c. Integration of cosec square x dot dx is equals to minus of cot x plus c. लिखते जाइए क्वेश्चन, फॉर्मूले तो भी खूब सारे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dot dx is equals to sec x plus c. Integration of cosec x into cot x dot dx is equals to minus of cosec x plus c. Integration 1 by x dot dx is equals to ln x mod of x, ln mod of x plus c। टेंथ भी यहीं लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर x डॉट dx is equals to e raised to the power x plus c. Integration a raised to the power x dot dx is equals to a raised to the power x upon log base a plus c. 12th, integration of tan x is equals to log
इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट dx इज इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस c। इस वाली कंडीशन में हमारे पास a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी कंडीशन लिखवाई थी जब डेरिवेटिव के अपन फॉर्मूले लिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, टोटल ज्यादा होते हैं, अभी और लिखवाने हैं तो पहले पूरा लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद एक बार इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसके बाद 13 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, अभी तो कॉट भी बचा है, कॉट एक्स डॉट डी एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। 13 के बाद 14 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर था, हाँ, इंटीग्रेशन सेक एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग sec x plus tan x. Okay, then integration cosec x, integration of cosec x dot dx is equals to log mod of cosec x minus cot x। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। स्टूडेंट देखिए टोटल कितने हो गए हैं, 15 फॉर्मूलाज। तो ये इंटीग्रेशन के बेसिक 15 फॉर्मूलाज हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूलों को अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं और बाकी फॉर्मूले डिराइव करने पर आते हैं। डेरिवेशन के ऊपर आपको नहीं जाना है क्योंकि इन फॉर्मूला का बस एप्लीकेशन पार्ट ही आपके सिलेबस में है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस कांस्टेंट के साथ एक x मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे थे डिफरेंशिएशन करते वक्त x की पावर डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर x की पावर बढ़ रही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत ही रैंडमली या फिर बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके बार बार यूज होने वाला है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएशन के अलजेब्रिक फॉर्मूला के इक्विवेलेंट है, तो आप इस फॉर्मूले को भी इंटीग्रेशन के लिए अच्छे से याद रखेंगे। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x, मतलब ये माइनस को मैं इधर लगा दूंगा तो वही बात हो जाएगी। इसी तरीके से हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। हमने tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था sec स्क्वायर x, तो ये देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तो इसी तरीके से आप इन सभी फॉर्मूलों को रिलेट कर सकते हैं। जैसे cot x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x। तो इन बेसिक फॉर्मूलों को लर्न करके ही आप इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स में करा देता हूं ताकि आपको फीलिंग आए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि सॉल्व I इज पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा फाइंड I हमें निकालना है, जहां पे I क्या है, I है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डॉट dx, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है और I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब चलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में हमने अलग अलग पार्ट्स करे थे तो हम I की वैल्यू निकालेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डॉट dx। ओके, हमने क्या करा, हमने तीनों अलग अलग टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन लिया है।
अब ये जो कांस्टेंट टर्म है पाई, ये देखिए ये इस तरीके का कुछ अपने पास एक्सप्रेशन है, सॉरी इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है, पर कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में वो टर्म बाहर आ जाती थी, तो यहाँ पर भी ये टर्म बाहर आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि i इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो i की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ रही है 5। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, x रेस्ट टू द पावर n डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर x की n की जगह क्या है 2, तो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 3। यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ओके, और लास्ट में प्लस सी कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमेशा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट्स नहीं लगाई है। तो फाइनल लाइन में हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इंटीग्रेंट हमारे पास आ जाएगा 5/3, ये देखो 2 प्लस 1 3 एक्स क्यूब प्लस ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस सी। तो यही हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, एल्जेब्रिक फॉर्मूला का अपन ने यहाँ पे इसमें अच्छे से यूज किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन I is equals to इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाय 3 रूट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइंड आई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं नीट में, कोई इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैथमेटिक्स जेई के अंदर थोड़े कठिन क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन नीट के अंदर बिल्कुल ही बेसिक एप्लीकेशंस आएंगे इसके। ठीक है, तो सॉल्यूशन, चलिए अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख लेते हैं। आई है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 3 रूट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, कुछ यहाँ तक समझ में आया? हमने दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 डॉट डी एक्स प्लस ये 1/3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस्ट टू द पावर -1/2 डॉट डी एक्स। इसको -1/2 इसलिए लिखा क्योंकि अंडर रूट था, और माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं एक बार। साइन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये तो पहली वैल्यू आ गई, प्लस दूसरी वैल्यू में 1/3 बाहर था, तो दूसरी वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना ना भूलें। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 डॉट एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2, है ना। कैलकुलेशन कैसे की, नीचे आया अपने पास 3/2, तो मैंने जो इसके अपॉन में 2 आ रहा था उसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया 2/3, और इसी तरीके से x की पावर आ गया 3/2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 1 - 1/2, तो कितना आ जाएगा, पहले डिनोमिनेटर को देखिए, 1 - 1/2 तो अपने पास आया 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, तो इसको भी अपन लिख देंगे 2/3।
और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको ये प्लस सी हो गया। अब अगर अपन इसको बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अपन लिख देंगे 2/3 क्यूब रूट ऑफ सॉरी एक्स क्यूब का अंडर द रूट प्लस 2/3 एक्स का अंडर द रूट प्लस सी। 1/2 को अपन रूट लिखते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 3 आया है वो अपन ने इसके ऊपर पावर में लगा दिया और जो 1/2 है उसका अपन ने रूट ले लिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो वेरिएबल्स के सेपरेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस तरीके से होगा उसी तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फाइंड आई, ठीक है, वेयर आई क्या है, आई है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, i इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन को इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में चक्कर गिननी बन रही होगी कि सर इसके अंदर तो एलजेब्रा लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्स, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल एक्स इधर है और ऊपर से आपने अंडर रूट भी डाल रखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम वो चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका इंटीग्रेंड हमें मिल सके। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की चीजें इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। इसे इक्वेशन हमने ये बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, a with respect to x। इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू, और dt ये हमारे पास आ जाएगा dt बाय डी एक्स, कुछ dt बाय डी एक्स। भाई t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में, इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया अपन ने x के रेस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से आया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, हम ये चीज लिख सकते हैं 2x 2x ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x डॉट dx इक्वल टू dt के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने x के फंक्शन को t के फंक्शन में कन्वर्ट करा है। ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे 2x dx को हम dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, सो i इज इक्वल्स टू, आई हमारे पास कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है।
अब आप खुद इधर देखिए, ये जो 2x और ये dx है दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं dt लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं dt। भाई इस 2x और dx की जगह मैंने dt लिख दिया इक्वल टू में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t, जो वहां पर अंडर रूट में आ रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकता हूँ t, जो वहां पर अंडर रूट में आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t डॉट dt। लीजिए, हो गया हमारा काम बहुत आसान। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 डॉट dt। अंडर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 t की पावर 3/2। अब आप खुद देखिए, t की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें t की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास i आ जाएगा 2/3, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से एक जो बहुत ही टिपिकल इंटीग्रेशन लग रहा था हमें, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से कैसे आसानी से सॉल्व कर दिया है। एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आई वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x डॉट dx। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखिए, यहां पर भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि log x और मतलब यहाँ डिवाइड में फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलेगी। तो चलिए दाल गलाते हैं, कुकर में सीटी लगाइए। सब्स्टिट्यूट, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे log x इक्वल टू t। ठीक है, तो दोनों तरफ जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने करा था ना, डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही हमारे पास पहली इक्वेशन है a। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा dt/dx। तो हम लिख सकते हैं, इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि dx/x इक्वल टू dt, dx/x इक्वल टू dt के बराबर होगा। ठीक है, अब इन सब चीजों को हम लिख सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x डॉट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो dx/x, तो dx/x को मैं लिख सकता हूँ dt, तो इसकी जगह तो मेरे पास आ जाएगा dt। और log x को अपन ने क्या माना था, log x को हमने माना था t, तो हमारे पास आ गया t। ठीक है, अब इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। तो चलिए, तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर बाय 2, अब t की वैल्यू हमें रखनी है, t की वैल्यू क्या थी, log x। तो हम लिख सकते हैं 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे बस हमारे माइंड में एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि हमें हमारे फंक्शंस के अंदर इस तरीके के पैटर्न ढूंढने चाहिए जिसका डेरिवेटिव हमें सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन में मिल जाए, है ना। मतलब हमने इसको इस तरीके से जब पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया,
तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ने हमें ये रिलेशन दे दिया 2x dx, जो इस वाले फॉर्मूले में, जो इस वाले इंटीग्रेशन में शामिल है। ये रहा 2x, ये रहा dx। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो देखिए log x को हमने कंसीडर किया, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है dx by x मतलब 1 by x, वो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये देखो 1 by x ये रहा। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ डेफिनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फाइंड आई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 sin x 6 sin x माइनस 4 cos x डॉट dx। कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 3 तक, 0 से लेके पाई बाय 3 तक। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमारे पास i इक्वल टू, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, है ना। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 माइनस 4 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x 0 टू पाई बाय 3 डॉट dx। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू 6 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस ऑफ cos x, माइनस cos x लिमिट 0 टू पाई बाय 3 माइनस 4 cos x का इंटीग्रेशन साइन x लिमिट 0 टू पाई बाय 3। यहां पर प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 6। अब देखो लिमिट कैसे लगाते हैं, एक बार हायर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। जो ऊपर होती है उसे बोलते हैं हायर लिमिट या फिर अपर लिमिट, और जो नीचे होती है उसे अपन बोल देते हैं लोअर लिमिट। तो एक बार अपन हायर लिमिट रखेंगे माइनस कॉस पाई बाय 3, फिर माइनस, फिर बीच में माइनस साइन लगेगा, फिर अपन एक बार लोअर लिमिट रखेंगे कॉस 0। ठीक है, ये तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ। उसके बाद आएगा -4, ये वाला -4। अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे साइन, पहली लिमिट थी पाई बाय 3 माइनस साइन 0। ठीक है, तो लिमिट इस तरीके से रखते हैं बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि आप साइन समेत, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूले से आया, तो इस पूरे के साथ अपन लिमिट लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस साइन को भूल जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो हमें माइनस साइन के साथ ही लेना। तो माइनस कॉस पाई बाय 3, फिर बीच में माइनस आएगा, मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें हमेशा करना होता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमें हमेशा यही चीज करनी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 6। अब cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, -1/2, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू माइनस, तो -1, -1 इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, तो पहला तो सॉल्व हो गया। उसके बाद -4, ये देखो ये -4, इसके साथ क्या है साइन पाई बाय 3, मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2। लर्न करी होगी तो आपको अच्छा तुरंत याद आ जाएगी। लर्न नहीं करी होगी तो बैठे रहिए, फिर सर का लेक्चर देखते रहिए। मेहनत करने से ही आगे बढ़ेंगे, लेक्चर देखने से नहीं। इसलिए लेक्चर देखिए, उससे सीखिए और खुद अपने बलबूते पर प्रैक्टिस कीजिए। √3/2 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। शायद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 1 - 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। 1 - 1/2 देखो, +1 प्लस का 1 तो माइनस का 1/2, तो अपना पास आ जाएगा प्लस का 1/2 माइनस ऑफ 4।
ये 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -2√3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2√3 और यही हमारे इंटीग्रेशन का आंसर है। ठीक है, तो जनरली लिमिट्स कैसे लगती है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल टू 12x³ प्लस 3x² प्लस 5 और लिमिट है हमारे पास -1 से लेके +3। लिमिट हमारे पास है -1 से लेके +3। और क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें आई फाइंड करना है, फाइंड आई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इस पूरे का, सॉरी इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस पूरे का। तो आई इज इक्वल टू 12 बाहर इंटीग्रेशन x³ -1 to 3 प्लस 3 इंटीग्रेशन x² -1 to 3, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx -1 to 3। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा 12 x³ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। अब है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट माइंड में ही यूज करना सीखिए आप। तो हमारे पास आ जाएगा 12x⁴/4, लिमिट आ जाएगी -1 to 3। देन आफ्टर +3, ये हमारे पास आ जाएगा x³/3 पावर -1 to 3। देन आफ्टर +5, तो हमारे पास आ जाएगा +5 और dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे भी आ जाएगा -1 और 3। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, देखिए 4 से 12 3 बार कट हो गया है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास बाहर बचा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x⁴ मतलब 3⁴ माइनस -1⁴। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही चीज अपन को बार बार अप्लाई करनी है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अकॉर्डिंग, ये +3 से -3 कट गया तो यहाँ सिर्फ -1 बचेगा। अंदर हमें क्या लिखना है, अंदर हमें लिखना है 3³ -1⁵, ये हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +5, अंदर x की जगह 3 -1, 3 -1। ठीक है, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा i इक्वल टू, देखिए 9 9 जा 81, 81 + 1 82, तो 3 × 82 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 + 1 28, और इधर 3 + 1 4, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 20। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 8 3 जा 246 माइनस का 8। तो i हमारे पास कितना आ रहा है, 246 में से 8 माइनस करे तो हमारे पास आ जाएगा 238। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको लिमिट्स लगाते वक्त, लिमिट्स की कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है ना, इस तरीके से लिमिट्स लगती है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब सिंपल वही है, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उसके बाद लिमिट्स लगा दीजिए और कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिए, तो इंटीग्रेशन का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 2x - 10, लिमिट 2 to 6 2x mod of 2x - 10
डॉट डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आई। तो हमें बोल रहा है कि आई फाइंड कीजिए, फाइंड आई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन में आपको ये देखना है कि ये मॉड का साइन है। ये क्या है? ये मॉड का साइन है। मतलब 2x माइनस 10, इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आप समझ गए इस बात को? ठीक है ना? मॉड का यही मतलब होता है। अगर किसी भी चीज के ऊपर मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें इनपुट में आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे लेकिन आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखिए, आप यहाँ पर जब 2 की वैल्यू 2 डालते हैं, ठीक है, जब आप इसमें 2 की वैल्यू 2 डालेंगे, ये लोअर लिमिट डालेंगे, तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 10 माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 आ गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू लेस देन 5, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 नेगेटिव, ठीक है ना, एंड x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 6, 2x माइनस 10 पॉजिटिव। भाई ये चेक करने की चीजें है। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो इसके अंदर खास बात जो समझाने की वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो लिमिट है हमारे पास 2 से लेके 4 तक, मतलब हमारा जो भी ग्राफ बना है ना, उस ग्राफ में x की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है ना। तो 2 से लेके 6 तक की सारी वैल्यूज आ रही है, लेकिन x बराबर 2 से x लेस देन 5 तक, यहाँ पे आप 5 रखिए, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 जीरो। तो 5 पर आपका जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू पर आपका फंक्शन नेगेटिव है, मतलब जीरो से छोटा आ रहा है। यहाँ पर हमने 2 रख के देखा था, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 10 माइनस 6 आया था, जो कि जीरो से छोटा है। और इसी तरीके से x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 6 तक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि जब हम इसके लिमिट्स के पार्ट्स कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 2 से लेके 5 तक, ठीक है ना, 2 से लेके 5 तक, इसको हम लिख देंगे माइनस, माइनस आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 10 डॉट डी एक्स प्लस, और 5 से लेके 6 तक हम इसको 2x प्लस 5 डॉट डी एक्स ही रहने देंगे। यहाँ पर हमने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि x बराबर 2 से 5 की वैल्यू में, जब x की वैल्यू 2 से 5 है तब हमारे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है, तो एक नेगेटिव हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर लिमिट्स के दो टुकड़े कर लिए, मतलब हमने आधा ग्राफ x बराबर 2 से x बराबर 5 तक के ग्राफ का एरिया अलग निकाला है, जो बताया था ना शुरू में, और x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 6 के ग्राफ का एरिया अलग निकाला है। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास i आ जाएगा माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x, ये माइनस है तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 5 2 माइनस 10 x की पावर 5, x की लिमिट 5 2, ठीक है ना। 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा तो 2x स्क्वायर बाय 2 आ गया, लिमिट लगा दी 5 2, ये माइनस बाहर बाहर ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास माइनस 10 का हमने जब इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास आया x, उसके भी हमने लिमिट्स लगा दी, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 6 to 5, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास सॉरी 5 नहीं बच्चों, यहाँ 10 है, 2x प्लस 10, ठीक है, माइनस 10, 2x माइनस 10, हायर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट उसके बाद माइनस 10, तो 10 ये पे x आ जाएगा, इसकी लिमिट भी हम रख देंगे 6 to 5, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स कैसे रखनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप लिखा था, लेकिन अब मैं एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ,
इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना था, मैंने एक साथ ही कर लिया और लिमिट भी हाथों हाथ लगा दी है। तो चलिए अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसी तरीके से ये -10, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना अपन को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। अब ये देखिए इस वाले ब्रैकेट की बारी आई तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, फिर -10, यहाँ पर 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 5 माइनस 2 करा था वैसे यहाँ पे 6 माइनस 5 आएगा जो कि 1 आ जाता, तो मैंने जगह की कमी से 1 लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू देखिए 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 21 और 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 इंटू 10 माइनस 30, ये कितना आ जाएगा -30, और यहाँ पे कितना आ रहा था 21, तो -30 एंड प्लस 21, तो माइनस का 9 और ये बाहर वाला माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा +9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब 36, देन 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11, देन 11 माइनस 10, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9 + 1 10, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा जल्दी से किया है, या फिर कैलकुलेशन करते टाइम इसका आप ध्यान रखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद के हाथ से करें, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल नया बताया है, क्योंकि मोड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रेशन के दो अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं, लिमिट्स को डिवाइड करना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। इंटीग्रेशन का एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हमने बहुत यहाँ पर किया है और न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ और सवाल करेंगे, या फिर जो मैथ्स का छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे कि कुछ ग्राफिकल सेक्शंस, कुछ ग्राफ के बारे में आपको बताना जरूरी है, तो हो सका तो नेक्स्ट सेक्शन में हम ग्राफ लेंगे, और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट फिजिक्स की तरफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।